गरीब ससुराल में नई बहू लाई फर्नीचर। राजबाला के 2 बेटे थे जिनकी उसने अभी अभी शादी की थी। वह अपने दरवाजे पर खड़ी होकर अपनी दोनों बहुओं का स्वागत करती है। आओ बहू, घर के अंदर आओ, तुम्हारा इस घर में स्वागत है। लाल आलती की थाली में लाल लाल पैर छपाते हुए उसकी दोनों बहू घर के अंदर प्रवेश करती हैं, जिसके बाद वह दोनों एक जगह जाकर बैठ जाती हैं। तभी राजबाला की बेटी आरती उसके पास आती है और कहती है, अरे माँ, जरा बाहर तो आओ, आपको कुछ दिखाना है और बताना भी है। अरे बेटी, बाद में दिखा लेना, बाद में बता देना। अभी तुम्हारी भाभी आई है, उनका स्वागत और उनका खाना पीना भी तो देखना है, और फिर कुछ रस्में भी अभी बाकी हैं। नहीं माँ, आप मेरे साथ चलो, आपको मेरे साथ चलना होगा। ओहो, तू ऐसे नहीं मानेगी। ठीक है, चलती हूँ। आरती बाहर आकर अपनी माँ को दहेज में लाया हुआ सामान दिखाती है। ये देखो माँ, दहेज तो केवल एक ही बहू का सामान आया हुआ है और आप तो भूले नहीं समा रही हो। ये क्या हो गया, हमारी तो दोनों बहू के घर से दहेज आना चाहिए था। लेकिन दे गई ना आपकी छोटी बहू आपको धोखा, कुछ नहीं लेकर आई वो दहेज में। अरे ऐसे कैसे, मेरा नाम भी राजबाला है। अगर छोटी बहू का जीना हराम नहीं किया तो मेरा नाम भी राजबाला नहीं। ऐसा कहने के बाद वह घर में चली आती है, जिसके बाद वह केवल अपनी बड़ी बहू का ही ख्याल रखती है। अरे बड़ी बहू, तुम यहाँ क्यों बैठी हो? जाओ अपने कमरे में जाकर आराम कर लो, वही तुम्हारे लिए ठीक होगा। और छोटी बहू, तुम एक काम करो, बड़ी बहू के फर्नीचर को घर में सेट करवाने में हमारी मदद करो। लेकिन माँ जी, मैंने शादी का जोड़ा पहना हुआ है, इस जोड़े के साथ में काम कैसे कर पाऊंगी? अरे थोड़ी ही देर की तो बात है। वैसे भी अब तुम अपने घर से दहेज लेकर तो आई नहीं हो, तो इस दहेज को ही घर में रखवा दो। माँ जी, मेरे माता पिता बहुत गरीब हैं, उन्होंने मेरी शादी भी कर्जा लेकर करवाई है। भला वो लोग दहेज कहाँ से देते? तुम जैसे फकीर दिखने के कुछ और होने के कुछ। राम ही बचाए ऐसे लोगों से जो शादी से पहले बड़ी बड़ी बातें करते हैं। चलो अब काम करो। राजबाला की बातें रिया को बहुत बुरी लगती हैं, लेकिन वह नजरअंदाज करके राजबाला के कहने पर घर में दहेज का सामान रखवाने में मदद करवाने लगती है, जिसके चलते अचानक से उसका शादी का जोड़ा फट जाता है। अरे ये क्या, मेरा शादी का जोड़ा फट गया। फट गया तो कोई बात नहीं, अब तो इसका कुछ हो भी नहीं सकता। वैसे भी कितना सस्ता लहंगा है तुम्हारा, फट गया तो कचरे में फेंक देना। माँ जी, आपको पता है मेरे माता पिता ने कितनी मुश्किलों से पैसे जोड़े और मेरे लिए ये लहंगा खरीदा। अरे तो कौन सा लाख माया का खरीदा है? अब मुझसे ज्यादा बहस करने की जरूरत नहीं है, जाकर बाकी के काम देख। राजबाला एक तरफ तो अपनी बड़ी बहू को बहुत सम्मान देती है, तो दूसरी तरफ वह अपनी छोटी बहू रिया का बहुत ज्यादा अपमान भी करती। ये सब रिया को बुरा लगता है, लेकिन उससे ज्यादा बुरा तो तब लगता है जब उसकी जेठानी अपने दहेज के सामान पर अपना हक जमाने लगती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे दहेज में आए हुए सोफे सेट पर बैठकर टीवी में मूवी देखने की? क्या ये तुम्हारे बाप ने भेजा है इस घर में? जेठानी जी, आप ऐसा क्यों कहती हो? ये सोफा घर में है और घर के सभी सदस्य इसे इस्तेमाल तो कर ही सकते हैं। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? मेरे दहेज के सामान पर अगर कोई भी अपना हक जमाने की कोशिश करेगा तो मैं ये जरा भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। अंकिता ऐसा कहने के बाद रिया को घूरती रहती है, जिसके बाद रिया वहां से उठकर चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और कुछ दिन के बाद वह घर के सभी सदस्यों को अपने ससुराल से आए हुए सामान का इस्तेमाल नहीं करने देती। एक दिन अंकिता सुबह उठती है और नाश्ते के लिए डाइनिंग टेबल के पास आती है, जहां पर उसकी सास अपनी सहेलियों के साथ बैठी होती है, लेकिन डाइनिंग टेबल पर एक भी कुर्सी खाली नहीं होती। वाह जी वाह, देखो तो सही, कितने आराम से बैठकर तुम लोग यहाँ पर नाश्ता पानी कर रहे हो। और बेचारी अंकिता, जिसके घर से ये इतना सारा दहेज का सामान आया है, उसे तो कोई इस्तेमाल करने देता ही नहीं। अरे बहू, ये तो मेरी सहेली है, लेकिन ऐसा क्यों कह रही है? सभी लोग नाश्ता कर रहे हैं, जैसे ही कोई उठेगा तो तू आकर बैठ जाना। समझती क्या हो आप अपने आप को? ये कोई खैरात में आया हुआ डाइनिंग टेबल है जिस पर आप आराम से बैठकर खाना खा रही हो? अब चुपचाप यहाँ से उठ जाओ, मुझे नाश्ता करना है। हे भगवान, देखो तो सही, कैसी बहू है जो अपने दहेज के लाए हुए सामान पर ही रौब जमा रही है। सावित्री अंकिता के ऊपर हंसने लगती है, जिसके चलते सावित्री बिना नाश्ता किए ही वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद राजबाला अपनी बड़ी बहू से कहती है, ये कैसी बदतमीजी है अंकिता बहू, अगर घर पर कोई आता है तो उसके सामने इस तरह का बर्ताव नहीं करते। क्या समझती हो तुम अपने आप को? मेरी सास हो तो क्या मेरे सर पर ही चढ़कर बैठी रहोगी? अरे ये दहेज मेरे मायके से आया है, आप लोगों के सवाल करने के लिए नहीं, बल्कि मेरे लिए आया है। इसका इस्तेमाल केवल मैं ही करूंगी, और अगर मुझसे इतनी ही दिक्कत है तो एक काम कीजिए, मेरा हिस्सा मुझे दे दीजिए, मैं अपने दहेज का सामान अपने हिस्से के घर में रख लूंगी।
राजबाला ये सुनते ही हैरान हो जाती है और उसे कुछ भी समझ नहीं आता। तो राजबाला अपनी बड़ी बहू को हमेशा अच्छे से रखा करती थी, तो वहीं छोटी बहू को वो अपमान के साथ साथ उसे कुछ नहीं समझती थी। उस दिन उसे अपनी गलती का पछतावा होता है। मैं हमेशा से अपनी छोटी बहू को कम प्यार और तुझे ज्यादा प्यार करती थी, लेकिन आज तूने मुझे गलत साबित कर दिया। जिस दहेज के सामान की वजह से मैं छोटी बहू को ताने दिया करती थी, आज उसी दहेज के सामान की वजह से तूने मुझे बहुत जलील किया। राजबाला के इतना कुछ कहने के बाद भी अंकिता के माथे पर एक शिकंज तक नहीं आती, जिसके चलते राजबाला खाने की टेबल से उठती है और चली जाती है। लेकिन उस दिन के बाद से राजबाला अपने घर का दो बंटवारा कर देती है, एक तरफ उसकी बड़ी बहू और एक तरफ उसकी छोटी बहू। वह खुद अपनी छोटी बहू के साथ रहती है और साथ ही साथ वह अपनी तरफ फर्नीचर का सारा सामान भी डलवा देती है और वहीं दूसरी तरफ अंकिता को उसके दहेज में लाया हुआ सारा फर्नीचर दे देती है। अरे बहुत अच्छा हुआ जो इस घर का बंटवारा हो गया, अब कोई मेरे दहेज में लाई हुई चीजों का इस्तेमाल कर ही नहीं पाएगा। तभी अंकिता की नजर घर के दूसरी तरफ पड़ती है, जहाँ रिया के हिस्से का घर होता है। वहाँ उसे अपने फर्नीचर से ज्यादा अच्छा फर्नीचर दिखाई देता है। अरे राजबाला मेरा नाम, जो सोचती हूँ वही करती हूँ। अब मेरी छोटी बहू इस आशियाने फर्नीचर का इस्तेमाल करेगी। ये तो बहुत सुंदर है माँ जी, लेकिन इन सब की क्या जरूरत थी? मुझे तो इनके बिना भी रहने की आदत है। माफ करना बहू, तुम्हारे आने के बाद मैंने तुम्हारे ऊपर बहुत अत्याचार किया, लेकिन अब और नहीं। मैंने ही गलती कर दी थी बड़ी बहू को सर पर बिठाकर। ये सब देखने के बाद और सुनने के बाद अंकिता को अपनी गलती का पछतावा होता है, लेकिन वह कुछ नहीं कह पाती। ऐसे ही धीरे धीरे कुछ दिन बीत जाते हैं और आखिर में अंकिता को अपनी गलती का पछतावा होता है, जिसके चलते वह अपने ससुराल के सभी लोगों से माफी मांगती है। तुमने माफी मांग ली, मेरे लिए इतना ही काफी है। कम से कम तुम्हें अपनी गलती का पछतावा हुआ। उस दिन के बाद से राजबाला बंटवारा खत्म कर देती है और दोनों बहुओं के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। बड़े दिनों बाद ममता के घर खुशियां आई थी। उसकी दोनों बहू काजल और छोटी बहू प्रियंका एक साथ माजू बनने वाली थीं। ऐसे ही एक दिन सुबह सुबह ममता अपनी गोरी बहू के लिए रसोई में गुड़ की खीर बना रही थी। अरे वाह, खीर की खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। मेरी बहू को बहुत पसंद आएगी। बिल्कुल इसकी तरह मुझे गोद में पोते पोती ला कर देगी। अरे मेवे तो काटे नहीं। अरे ओ कलमुही, नासपीटी काजल, कहाँ रह गई? जरा इधर आ। तभी घूंघट वाली काली बहू सास की एक आवाज पर आकर खड़ी हो जाती है। जी माँ जी। जी माँ जी की बच्ची, जब मैं कुछ काम कर रही होती हूँ तो मेरे पास ही खड़ी रहा कर। मुझे छोटी बहू के लिए गुड़ की खीर ले जानी है। फटाफट से मेवे काट कर दे मुझे। जी माँ जी, अभी देती हूँ। ममता की बात सुनकर काजल मेवे काटने लगती है तो उसका हाथ कट जाता है। आह माँ जी, मेरा हाथ कट गया। करम जली से एक काम ठीक से नहीं होता। जब देखो काम से बचने के बहाने। लेकिन मैं तेरी चाल में नहीं फंसूंगी। चुपचाप से ये मेवे काट कर जल्दी से दे मुझे। मेरी गोरी बहू को खिलाना है। जानती है ना, तेरी तरह वो भी गर्भवती है। जी माँ जी, बस करती हूँ। घूंघट की वजह से बेचारी काजल का हाथ कट जाता है और रोते हुए अभी भी उसे घूंघट में मेवे ध्यान से काटने पड़ते हैं। जिसके बाद ममता मेवों को खीर में डालकर अपनी प्रियंका बहू को खिलाकर कहती है, ले बहू, मेरे हाथ से और खीर खा ले। मैंने तेरे लिए बहुत सारे काजू बादाम भी डाले हैं। बस मेरा पोता पोती अच्छे से इस दुनिया में आ जाए, और मुझे क्या चाहिए। अरे माँ जी, आपने इतना कष्ट क्यों किया? मैं खुद खीर बना लेती ना। अभी तो बस शुरुआत है। अभी तो मैं थोड़ा बहुत काम कर सकती हूँ। नहीं नहीं बहू, तुझे बिल्कुल भी काम करने की जरूरत नहीं है। तू आराम से बैठ, सारा काम मैं कर लूंगी। शुरू के 3 महीने बहुत ध्यान रखना पड़ता है। ये ले और खा। सच में माँ जी, आप बहुत अच्छी हो। आप मेरा बहुत ख्याल रखती हो। ये सब होता हुआ काजल बाहर से जब देख रही थी तो उसकी आंखों में आंसू थे। पता नहीं माँ जी मुझसे क्यों नहीं प्यार करती, क्यों हमेशा से मेरे साथ ऐसे ही रही हैं। आखिर काला होना भी कोई सजा है क्या? ऊपर से ये घूंघट। माँ जी ने शादी से लेकर अब तक मुझे हटाने ही नहीं दिया, जबकि देवरानी के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं ही क्यों? मुझे क्या खुशियां पाने का हक नहीं है? वो दिन भूल नहीं सकती मैं, जब इस घर में आए हुए मुझे कुछ ही दिन हुए थे। अरे ममता, जरा अपनी नई बहू को तो बुला कर लाओ। हमने उसे देखा नहीं है। आप रुकिए,
मैं उसे बुलाकर लाती हूँ। ये कहकर ममता काजल के कमरे में जाती है। ओहो, मुझसे तो ये तेरी काली बदसूरत सी शक्ल देखी नहीं जाती। पता नहीं वो कौन सी मनहूस खड़ी थी जो मैंने तुझे अपनी बहू के रूप में चुन लिया, जब तू इतनी काली नहीं थी। और अब उफ, तौबा तौबा। एक बात मेरी कान खोलकर सुन ले, आज के बाद तू हमेशा बिना घूंघट के मुझे नजर नहीं आनी चाहिए। तुझे हमेशा के लिए घूंघट करना होगा। पर माँ जी, आप ऐसे क्यों कह रही हैं? क्योंकि तेरी काली शक्ल है, काली सूरत है, इसीलिए कह रही हूँ। घूंघट कर ले, बाहर मेहमान आए हैं। ये सुनकर काजल अपनी सास के साथ मेहमानों के सामने जाती है, जहाँ वो काजल का घूंघट हटाकर शक्ल देखने की बात कहते हैं। काजल के मना करने पर भी हंसकर मेहमान उसका घूंघट हटा देते हैं। काजल का गहरा रंग उनके सामने आ जाता है और वो ममता को बहुत खरी खोटी सुनाकर काली बहू के हाथ में 1 रुपए का शगुन रखकर चले जाते हैं। तभी ममता काजल के बाल पकड़ती है। माँ जी, मुझे दर्द हो रहा है, मेरे बाल छोड़ दीजिए। अरे, जो मेरे दिल में दर्द हो रहा है उसका मैं क्या करूं? तेरी वजह से मेरे भैया भाभी मुझे सुनाकर चले गए। कितनी बेइज्जती हुई, देखा ना तूने? कह रही थी ना घूंघट हटना नहीं चाहिए, लेकिन नहीं। चल निकल यहाँ से। ममता ऐसा बोलकर उसे धक्का मार देती है, जिससे वो जमीन पर गिर पड़ती है। उस दिन के बाद से, जब से माँ जी ने मुझे ना घूंघट हटाने दिया है, ना मुझसे कभी प्यार से बात की, हमेशा रोई हूँ मैं। और देवरानी के आने के बाद माँ जी ने सारा प्यार उसे किया है, मुझे कुछ भी नहीं। और गर्भवती के समय भी वही सब कर रही होती है। ऐसा कहकर काजल अपने कमरे में चली जाती है। फिर ममता उसे कहती है, ओ मैडम, यहाँ आराम क्या फरमा रही है? घर के काम करने बाहर से नौकर आएंगे क्या? जाकर खाने में चटपटा सा कुछ बना मेरी गोरी बहू के लिए। जी माँ जी। ये सुनकर काजल खाना बनाने लगती है। ममता ने हमेशा काजल से गर्भवती में काम करवाया। उसे जिस प्यार, पुचकार और सास के प्यार की जरूरत थी, वो उसे कभी नहीं मिला। वक्त गुजरता है। दोनों बहू का 8वां महीना चल रहा था। मॉडर्न बहू प्रियंका शॉर्ट ड्रेस में बैठकर लैपटॉप पर गाने सुन रही थी। वहीं घूंघट वाली बहू घूंघट में बड़ी मुश्किल से बर्तन साफ कर रही थी। अब तो चलने में भी बड़ी कठिनाई सी होती है। बस मेरा बच्चा सही सलामत रहे। माँ जी सारे घर के काम मुझसे ही करवाती हैं। खैर, बहुत थकावट हो रही है, जूस लेकर कमरे में चलती हूँ। ऐसा कहकर वो घूंघट में धीरे धीरे जूस लेकर अपने कमरे की ओर जाती है, जहाँ पायदान से उसका पाँव फिसल जाता है। वो गिरने वाली होती है कि उसका पति अविनाश उसे बचा लेता है। काजल, ठीक तो हो ना? पता भी है अभी कितना बड़ा हादसा हो सकता था। हमारे बच्चों को कुछ हो जाता तो मैं क्या करता? अरे आप खामखा परेशान हो रहे हैं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तुम ठीक हो, लेकिन तुम्हें ये घूंघट करने की क्या जरूरत है? जब से आई हो बस घूंघट करा है। कितनी बार तुम बच गई हो। अरे कम से कम गर्भावस्था में तो ख्याल रखो। अब माँ जी की बातों को मैं कैसे टाल सकती हूँ अविनाश? मैं ही माँ से बात करता हूँ। माँ, माँ, जरा इधर आइए। अरे क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहा है? माँ, कम से कम अब तो काजल को घूंघट मत करवाइए। अभी इतना बड़ा हादसा होते होते रह गया। अगर मैं नहीं होता तो हमारे बच्चे का क्या होता? अरे कुछ हुआ तो है नहीं, तो राई का पहाड़ मत बना, लेकिन इस कलूटन का घूंघट नहीं हटेगा। यकीन नहीं होता माँ मुझे कि आप एक तरफ अपनी छोटी बहू के साथ बड़े प्यार का बर्ताव करती हैं, वहीं दूसरी ओर मेरी बीवी के साथ ऐसा बर्ताव करती हैं, सिर्फ इसलिए कि वो काली है। लेकिन बहुत जल्द आपको काजल की कदर हो जाएगी। काजल, अपना ख्याल रखना। मैं ऑफिस चलता हूँ। अविनाश के जाने के बाद ममता काजल को बहुत खरी खोटी सुनाने लगती है, जिससे काजल रो जाती है। वहीं घूंघट की आड़ में अक्सर काजल को चोट आ जाया करती थी, तो कभी वो बच भी जाया करती थी। वहीं प्रियंका को सरदर्द या कुछ भी चाहिए होता तो वो भी काजल को ही याद किया करती थी। अचानक से एक दिन प्रियंका को लेबर पेन शुरू हो जाता है। घर वाले तुरंत उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं, जहां डॉक्टर उसका इलाज करता है और प्रियंका को प्रीमेच्योर बेबी होता है। डॉक्टर साहब, मेरी बहू को प्रीमेच्योर बेबी क्यों हुआ है? मैंने तो उसका बहुत ख्याल रखा है, उसे कोई काम करने भी नहीं दिया। फिर आपने इन्हें इतना आराम दिया है कि उन्होंने ज्यादा एक्टिविटी नहीं की, जिस वजह से बच्चा तंदुरुस्त नहीं है और
प्रीमेच्योर हुआ। ये सब मेरी वजह से हुआ है। मेरा पोता कुछ समय शीशे के अंदर रहेगा। माँ जी, आप फिक्र मत कीजिए, मैं हूं ना, देवरानी के बच्चे का अच्छे से ख्याल रखूंगी। चुप कर तू, मैंने तुझसे सलाह नहीं मांगी। रमन बेटा, तू बहू का ख्याल रख, मैं इसको घर ले जाती हूँ और बहू के लिए दाल लेकर आती हूँ। जी माँ, आराम से आना आप। ये बोलकर ममता अविनाश और काजल के साथ घर चले जाते हैं। कुछ देर बाद ममता काम करते वक्त गिर जाती है, जहां उसके हाथ पैरों में बहुत चोट लगती है। फिर काजल उसे देखकर डॉक्टर को बुलाती है। डॉक्टर की दवाई देने के बाद काजल पूरे गर्भावस्था में ममता का बहुत ख्याल रखती है, उसे अपने हाथ से दवाई खिलाती है। मैंने अपनी बहू को शुरू से लेकर अब तक कितना गलत समझा, लेकिन इसे मेरी अभी भी उतनी ही परवाह है। ममता को अपनी गलती का एहसास होने लगता है। फिर देवरानी और उसके बच्चे के घर आने के बाद काजल उनका भी ख्याल रखती है। इतने में उसे भी लेबर पेन होता है, जहां अविनाश उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाता है और वो एक प्यारी सी बेटी को जन्म देती है। तभी सास और देवरानी आकर कहती हैं, बहू कैसी है अब तू? मुझे माफ कर दे, मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया है, लेकिन इतने पर भी तूने मेरा ख्याल रखा और तू अब कभी घूंघट मत करना। बस माँ जी, और कुछ मत कहिए, मैं सब समझती हूँ आपने ऐसा क्यों कहा होगा, लेकिन आप माँ हैं, मुझे आपकी किसी बात का बुरा नहीं लगता। दीदी, मुझे भी माफ कर दीजिए। ऐसे समय में मैंने आपका एक बार भी हाथ नहीं बटाया और आपसे ही काम करवाया। उसके बावजूद भी आपने मेरा और मेरे बच्चे का ख्याल रखा। अब जो हो गया उसे जाने दो। इसके बाद पूरा परिवार एक होकर खुशी खुशी रहने लगता है।